आज हम कर रहे हैं 1857 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं। 1857 में क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार प्रयास कर रही है कि भारत पे उसका पूर्ण नियंत्रण बना रहे। पैर को ना हिलाए प्लीज क्लास में। भारत पे नियंत्रण बना रहे और सशस्त्र सेनाओं ने विद्रोह किया था। जो क्रांति थी सेना द्वारा की गई थी और सैन्य शक्ति पर अंग्रेज़ों का भारत पे जो नियंत्रण था वो उनकी सैन्य शक्ति पे आधारित था। दो चीज़ें अंग्रेज़ों ने की प्रमुख ताकत थी, एक उनकी सैन्य शक्ति और दूसरी उनकी फूट डालो राज्य करो की नीति, जिसके बूते पे वे भारत पे अनेकों साल रहे। 1600 से लेके 1947 कितने साल हुए? 1600 से 1700, 1700 से 1800, 1800 से 1903, 347 ईयर्स अपनी सेना के बलबूते पर। तो जो सेना में विद्रोह हो रहा है तो उनको बहुत भय लगता है कि अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है, इसलिए 1858 के अधिनियम द्वारा यह पूर्ण प्रयास किया जाए कि ये विद्रोह दोबारा ना हो। तो कैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो या धार्मिक हो, हर जीवन के पहलू में किस तरह से वे भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, ये 1857 का अधिनियम आपको बताए। अधिनियम पहले बिल के रूप में पारित होता है, फिर जब वो बिल बन के आता है, बिल पे जब डिस्कशन हो जाता है तब वो अधिनियम बनता है। अधिनियम बनने के बाद उसको क्रियान्वित किया जाता है, यानी लागू किया जाता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? या ना? ठीक है। तो ये 1857 की परिस्थिति को लेकर डिस्कशन हो रहा है इंग्लैंड में। कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी 1857 तक। 1857 के बाद बेटा इसको थोड़ा सा लाइट को थोड़ा सा वो करेंगे, लाइट नीचे हो सकती है क्या? इतनी तो आएगी, थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर सकते हैं। हाँ बस इससे फर्क है। तो 1857 के बाद शासन सीधे इंग्लैंड का नियंत्रण आ जाएगा। 1857 तक ईस्ट इंडिया का सरकार, 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश सरकार का इंग्लैंड से नियंत्रण। तो अब आप देखिए प्रशासनिक ढांचा कैसे बनेगा कि भारत पे वे नियंत्रण कर सके। ब्रिटेन का शासक है, ब्रिटेन की महारानी इंग्लैंड में होगी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये एक पदाधिकारी है, ये भी इंग्लैंड में होगा। और जो भारत में प्रशासनिक अधिकारी होंगे उसका नाम होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। दूसरे दो गवर्नर थे मद्रास के और बम्बई के। ठीक, इसके बाद काउंसिल होती थी, काउंसिल के सदस्य पहले 4 होते थे, फिर 3 कर दिए गए। अब इस अधिनियम में देखो और कितने बदलाव कर रहे हैं वो, जिससे उनकी ताकत भारत में बनी रहे। वे व्यापारी के रूप में आए थे, राजनीतिक शक्ति बनकर भारत पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे। ये हमें देखना है कि वो क्या क्या कर रहे हैं जिससे भारत पर नियंत्रण बना रहे। इस अधिनियम कानूनों से जनता का फायदा होना चाहिए। कानून या अधिनियम बन के आते हैं तो जनता की आवश्यकता अनुसार बार बार वो जब हम समझाते हैं बच्चों को, जैसे हम बच्चों को कहीं घुमाने ले गए तो बच्चे ने जिद करी किसी महंगे खिलौने की, तो उसका ध्यान भटकाने के लिए हम महंगे खिलौने से की जगह उसको कहते हैं बेटा ये टॉफ़ी खा लो या ये आइसक्रीम ले लो जो कि सस्ती है, उसका ध्यान भटकाने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार इस तरह से हमारे को धोखा दे रही थी या हमको बहला रही थी। हम मांगेंगे स्वशासन, हम स्वशासन या अपना शासन मांगेंगे तो अपना शासन ना देके वो हमको कुछ और फायदे देगी और उस तरह से फुसलाकर हमें मेन अपने राजनीतिक अधिकारों से दूर रहेगी। तो ये 1858 के अधिनियम से आप देखेंगे कि भारतीयों को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, ना के बराबर फायदा हो रहा है, बस इंग्लैंड सरकार के अपने फायदे, चाहे आर्थिक लाभ हो चाहे राजनीतिक लाभ हो, वो बना रहे। इसको पढ़ रहे हैं, आपको धाराएं सुनते जाइए, ये रिकॉर्ड हो रही हैं, तो VI बच्चों के लिए रिकॉर्ड हो रही है। PDF आपको मिल चुका है और आप PDF पढ़ेगा, बस समझना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो मेन धाराएं 1858 के भारतीय अधिनियम की प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। पहला है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया तथा भारतीय शासन संबंधी सभी अधिकार अंग्रेजी ताज को सौंप दिए। अंग्रेजी ताज कौन है?
अंग्रेजी ताज मतलब इंग्लैंड का राजा या इंग्लैंड की उस टाइम पे राजा नहीं था, महारानी, क्वीन विक्टोरिया। क्योंकि ये एक्ट कौन सा था, ये एक्ट क्या कहलाता है, 1858 का महारानी विक्टोरिया का अधिनियम या क्वींस प्रोक्लेमेशन। इसे क्वींस प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन मतलब उन्होंने क्या कहा, प्रोक्लेम या अध्यादेश जारी करने को प्रोक्लेमेशन कहते हैं। तो भारतीय शासन संबंधी अधिकार पूर्णतया अंग्रेज ताज को सौंप दिए गए। कंपनी की सेना को भी इंग्लैंड के शासन के अधीन कर दिया गया। जो कंपनी सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नियंत्रण कंपनी के अधिकारियों के पास था, लेकिन वे भ्रष्ट थे और ये सेना क्योंकि विद्रोह कर दे रही है तो अब उस पर नियंत्रण सीधा इंग्लैंड से रखा जाएगा। मेन बात देखिए कि नियंत्रण सरकार, इंग्लैंड सरकार अपने हाथ में ले रही। इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब भारत पे शासन का जो प्रशासन है साम्राज्ञी यानी क्वीन विक्टोरिया के नाम से चलेगा या वो सीधे शासन करेंगे। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ आपको। ये सबसे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हमारे सिलेबस में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वैसे यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 3 को अत्यधिक महत्वपूर्ण कर लीजिए। शुरुआत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और पेपर के मध्य में आया 1858 का अधिनियम, और जो सिलेबस अंत होगा तो भारत स्वतंत्र होगा तो कौन सा अधिनियम आएगा, 1947 का एक्ट, जिससे भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। और भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट 2 भागों में बटेगा, एक इंडिया और दूसरा कौन सा भाग होगा, यही बच्चे बोले। भारत विभाजित होकर किन 2 भागों में बटा, तो फिर मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है। आप अगर बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप आगे जाने वाले अपना जीवन में या नौकरियों में सफल नहीं होंगे। आपको बोलना कंपलसरी है। सुन रहे हैं बाकी लोग, यस हल्की क्यों है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी गवर्नर जनरल, ये हमने समझा दिया। उसका पदनाम गवर्नर जनरल तथा वायसरॉय, उसको वायसराय के नाम से जाना जाएगा। जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनेगा वो किस नाम से जाना जाएगा, वायसराय। तो वायसराय शब्द का प्रयोग किस साल शुरू हुआ, 1858। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आए तो कर लेंगे, ओके डन। तो आप कर रहे हैं। फिर गवर्नर जनरल तथा वायसराय की नियुक्ति अंग्रेजी ताज के द्वारा की जानी थी। इनका जो अपॉइंटमेंट है कौन करेगा, महारानी। जो इंग्लैंड में ताज शब्द यूज हो रहा है एम्परर या क्वीन के लिए, शासक के लिए हो रहा है, इंग्लैंड के शासक के लिए। इंग्लैंड का शासक महारानी थी तो महारानी के नाम से जाना जाएगा शासक। किंतु इसके लिए अंग्रेजी ताज की स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या कंपलसरी किया गया, यह कंपलसरी किया गया कि भारत में गवर्नर जनरल को किस वर्ड से माना जाना गया, वायसराय को अपॉइंट करने के लिए परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, महारानी से। महारानी का नाम क्या था, क्वीन विक्टोरिया। थर्ड पॉइंट, नियंत्रण बोर्ड। एक नियंत्रण बोर्ड होगा, नियंत्रण को इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोल। नियंत्रण बोर्ड या एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा और एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 2 तरह के बोर्ड होंगे, इनको याद करना होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनके पदों को समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह पे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बेटा ये आपको कुछ चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, पॉइंट्स। इनको समाप्त करके एक नया पद आया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। भारत सचिव का एक नया पद आया। भारत सचिव को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक सचिव, भारतीय, इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो साम्राज्यवादी था, उसने अनेकों देशों पे कब्जा किया। जिन देशों पे उसने कब्जा किया उसमें से एक देश था भारत। तो जिन जिन देशों पे कब्जा करता है उनके लिए वो एक सेक्रेटरी, एक पदाधिकारी बना देता है जो उसके मामले को कंट्रोल करे। वो पदाधिकारी रहेगा इंग्लैंड में, कंट्रोल करेगा इंडिया को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंग्लैंड में है और वो कंट्रोल करेगा इंडिया को। कैसे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से काम लेगा और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने नीचे किससे काम लेगा, गवर्नरों से। क्लियर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड में,
भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे ऊपर, उसके नीचे गवर्नर, और गवर्नर के नीचे और राज्य के अधिकारी, राज्य के नीचे लोकल अधिकारी। प्रशासन तीन सबसे छोटा स्तर होता है लोकल स्तर, फिर राज्य स्तर, फिर देश, फिर विदेश। तो विदेश से कंट्रोल चल रहा है, समझ में आ रहा है ये? तो भारत सचिव के पद का सृजन किया गया। भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये कैबिनेट स्तर का या मंत्री स्तर का होता था, जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी था। ये किसको आंसर देगा या किसको अपनी जवाबदेही इसकी होगी? संसद। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। किसकी पार्लियामेंट की बात हो रही है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात। तो भारत फिर नेक्स्ट पॉइंट जो बताया है कि ये जो भारत सचिव है इसका कार्यालय इंग्लैंड में था, और इंग्लैंड में भी लंदन शहर का। तो आपको क्या क्लियर हुआ? आपको ये क्लियर हुआ कि भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इंग्लिश सरकार के हाथ में जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट्स में हमें ये बताया जा रहा है कौन कौन से अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं भारत के शासन को। क्लियर? 1857 के बाद प्रशासनिक बदलाव, ये हम पढ़ रहे हैं, येस और नो? डन। नेक्स्ट पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है, भारत सचिव की सहायता। मतलब ये भारत सचिव अकेले तो काम नहीं करेंगे, जो भी अपॉइंट होते थे अधिकारी उनकी कोई टीम होती थी। हिलिए नहीं, क्लास में हिलने से वो डिस्टर्बेंस होती है। इनकी टीम में क्या है? एक काउंसिल होगी, जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी ना, गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसमें 4 मेंबर थे, फिर बाद में 3 कर दिए गए। ऐसे इनकी भी काउंसिल होगी, इसको काउंसिल कहेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल। इसमें ये बता रहे हैं 15 सदस्य थे, जिनमें 8 सदस्य साम्राज्ञी मतलब क्वीन के द्वारा नियुक्त थे, और बाकी मनोनीत। क्वीन साम्राज्ञी के द्वारा नियुक्त या मनोनीत किए जाते थे। ये जो 8 सदस्य, 15 में से 8 गए, कितना बचा? 7। तो 8 जो क्वीन अपॉइंट करती थी उनको मनोनीत कहा जाएगा। क्वीन खुद से अपॉइंट करेगी तो अपने मन से कर रही थी, इसलिए 8 मनोनीत हो गए, और बकाया इसका मतलब है सिलेक्शन से 8। क्लियर हुआ ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में शासन के निरीक्षण निर्देशन का उत्तरदायित्व भारत सचिव पे था। मतलब ये पूरा निरीक्षण और निर्देशन भारत, अब ये इस पॉइंट में बताया जा रहा है भारत सचिव क्या करेगा? निरीक्षण और निर्देशन। निरीक्षण का मतलब है वो देखेगा सारे कामकाज को, निरीक्षण उसकी इंस्पेक्शन करेगा। निरीक्षण की इंग्लिश क्या है? इंस्पेक्शन करेगा। और निर्देशन का मतलब है निर्देश देना या ऑर्डर देना। तो 2 काम करेगा, एक तो ऑर्डर दे के ऑर्डर को मनवाएगा, काम को करवाएगा, और काम को करवाने के बाद काम को चेक करेगा। ये वर्ड्स याद रहें तो अच्छा, नहीं तो बोलचाल की भाषा में लिखिएगा कि वो काम का आदेश देगा और उसको चेक करेगा। क्लियर? आप अगर अपनी बोलचाल की भाषा में लिखेंगे समझकर तो आपको याद रहेगा। किताबी भाषा, निरीक्षण, निर्देशन, ये कठिन शब्द हैं, ये आप भूल भी सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे एक बच्चा उठ के, बेटा कुणाल जरा देखो रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, चेक कर लो, फिर हम कंटिन्यू करें। हमें 6 पॉइंट करना है। कुणाल रिकॉर्डिंग चेक है? चल रहा है? वो दिख रहा है मिनट्स? ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट है, भारत सचिव और उसके कार्यालय का समस्त खर्चा भारतीय राजस्व से वसूला जाना था, अर्थात उसका खर्चा भारतीयों को वहन करना था। अब भारत सचिव कौन है? ये अधिकारी है जो इंग्लैंड में है, और उसके साथ जो उसकी टीम है। अब सरकार लिखित तौर पर, पहले भी सरकार जो थी खर्चा, अब जो पैसा है भारतीय पैसे से ही अपना खर्च चलाती थी, लेकिन सरकार ने ये बात लिखित में या डिक्लेयर नहीं करी थी। एक होता है लिखित में किसी बात को मानना, और एक होता है बिना लिखित के काम करते रहना। तो अब सरकार सरेआम सामने आ रही है, साम्राज्यवादी लोग हैं, हमको अपने कब्जे में, हम तो परतंत्र थे ना, हम अंग्रेजों के अधीन थे, हमारे पे आके कब्जा किया था उन्होंने। तो अब वो ओपन डिक्लेयर करी है कि अब से हमारे अधिकारियों का सारा खर्चा हम आपसे जो टैक्स वसूलेंगे उससे लेंगे। ये क्या है? भारत को लूटने का तरीका, इकोनॉमिक ड्रेन। इकोनॉमिक ड्रेन क्या होता है? इकोनॉमी या पैसे का
भारत से इंग्लैंड कैसे गया? अधिकारियों की तनख्वाह के रूप में। क्या ये क्लियर हुआ आपको? सरकार एकदम डिक्लेयर कर दे रही है। किस में डिक्लेयर कर रही है? 1858 की अधिनियम में, कि हमारे सैलरीज अधिकारियों की आपके टैक्स से आए। भारत सचिव के लिए भारतीय प्रगति का लेखा जोखा प्रतिवर्ष इंग्लैंड की संसद को प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट पॉइंट भी कई पॉइंट इसमें आप ये याद कर लीजिएगा, कितने पॉइंट भारत सचिव से संबंधित हैं, कितने उसकी काउंसिल से संबंधित है। ऐसा करके याद करेंगे तो याद रहेगा। फिर ये कह रहे हैं भारत सचिव भारत की प्रगति का लेखा जोखा प्रतिवर्ष इंग्लैंड की संसद को देगा। हर वर्ष ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है, इसको एक रिपोर्ट देनी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जो चाहे नहीं कर सकता है। उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर कौन है? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो साल में एक बार उसको रिपोर्ट। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले भ्रष्टाचार था या नहीं था? था। याद करें, रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी ने लोन मांगा था, जबकि वो बहुत पैसा कमा रही थी कंपनी भारत से। याद है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट, किसी बाह्य आक्रमण का सामना करने के अतिरिक्त किसी भी युद्ध के लिए भारत की सीमा के बाहर इंग्लैंड की संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। अब जब ये अधिनियम बनाते हैं विशेषज्ञ या बड़े लोग बैठकर, अधिनियम यानी कानून बनने से पहले उसमें विचार किया जाता है। देश के सामने दो तरह की परिस्थितियाँ आती, कोई भी देश हो, विश्व का कोई भी देश हो। एक आंतरिक कलह है, आंतरिक विद्रोह होते हैं ना, आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या अटैक्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। ये दो प्रॉब्लम आती है। इसलिए कोई भी देश दो नीतियां बनाता है, एक होम पॉलिसी और एक फॉरेन पॉलिसी। क्लियर? देश के सामने दो चीजें, या तो अंदर से कलह या बाहर से आक्रमण। अब इसको निपटने के लिए क्या करेंगे, ये ब्रिटिश सरकार इस अधिनियम में बोल रही है। ब्रिटिश सरकार कह रही है, कैसे कह रही है? 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार कह रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति आएगी कि बाहर से अगर आक्रमण होगा तो आपको इंग्लैंड से अनुमति लेनी पड़ेगी। आपको युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, या संधि करनी है, या अंदर के कलह को कैसे सुलझाना है, आपको हमारे से परमिशन लेनी पड़ेगी। ब्रिटिश सरकार ने किसको कहा? ब्रिटिश सरकार ने भारत में जो इंग्लैंड का शासन चला रहे हैं उनसे कहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह कौन सी सरकार आ गई है? ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण हो गया। तो भारत में जो भी गवर्नर जनरल है उसको परमिशन पार्लियामेंट से लेनी पड़ेगी। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपना कंट्रोल रखा, उससे परमिशन लेंगे तो उसका कंट्रोल बना रहेगा। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एक्ट से भारत पे कंट्रोल को बढ़ाया जा रहा है ताकि विद्रोह ना हो। जिसको भी उंघाई आती है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी, थोड़ा सा पानी पी लिया करो क्लास में, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बुलवाती हूँ, नहीं तो फिर सोने की स्थिति उत्पन्न होती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। बाह्य आक्रमण होगा तो आप क्या करेंगे? और आपको तत्काल उससे कहा गया, भारतीय सचिव से कहा गया कि अगर कोई भी आक्रमण होता है तो तुरंत हमें सूचना दो और हमारी परमिशन लो। 9th पॉइंट, भारत में लोक सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है। ये जो अधिकारी होते थे ना, प्रशासनिक अधिकारी, ये इनको कंपटीशन फेस करके ही अपॉइंट ICS ऑफिसर्स कहलाते थे। तो इसके लिए परीक्षा होती थी, और परीक्षा पहले इंग्लैंड में होती थी और फिर बाद में भारत में होना शुरू हुई। इस संबंध में आवश्यक भारत में लोक सेवाओं में नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया। ये कहा गया कि जो अधिकारी भारत में काम करने आएंगे इंग्लैंड की तरफ से, वो एग्ज़ाम फेस करके आएंगे, ऐसे ही अधिकारी नहीं बनेंगे। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के अधिकार भारत मंत्री को दिए गए, जिससे यह अपेक्षा की गई कि वो लोक सेवा आयोग के सदस्यों से विचार विमर्श करेगा। तो ये कहा गया कि जो अधिकारी इंग्लैंड से भारत आएंगे उनके लिए उनको एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, और ये एग्ज़ाम कैसा होगा, कैसे कराया जाएगा, इसके बारे में कुछ अधिकारियों को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये 1858 के एक्ट के बाद ही ICS ऑफिसर्स की जो परीक्षा है वो कैसे होगी, लोक सेवा आयोग कैसा होगा, UPSC जो बाद में बन गया है, उसको बनाने का काम शुरू हो, वो बन जाएगा, फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
आपको ये भी नोट करना होगा कि कब से ये परीक्षाएं शुरू हुई, इस बात को जरा सा नोट कर लिया। इतना क्लियर हो गया? तो इसके साथ हमने पूरे किए। ये प्रोविजंस हैं। लास्ट पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्वीकार की गई सभी संधियां अंग्रेजी ताज को मान्य होंगी। ये भी कहा गया लास्ट पॉइंट में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक थी ना, 1857 तक कंपनी ने जो भी संधि करी है, चाहे देश भारत के अंदर या भारत के बाहर किसी से, हम उन सबको जो अब तक हो चुका उसको हम स्वीकार करें। ये टोटल 10 पॉइंट्स के साथ आपका 1858 का अधिनियम की धाराएं समाप्त होती। क्या आपको ये समझ में आया? अगर 70% तक आया तो डन। अब इसके बाद क्रिटिसिज्म करेंगे। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टॉप करिए 1 मिनट के लिए। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं 1858 के अधिनियम क्या क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या पढ़ेंगे? मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या इससे भारतीयों को हमें कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आप लोग बोलने का प्रयास करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं क्लास में, हाँ या ना नहीं करेंगे, तो फिर नींद आती है। निष्क्रिय होने से नींद आती है और अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए हाँ हूँ करते रहिए। तो क्रिटिसिज्म में क्या पढ़ना है? 2 जने इन्वॉल्व है अधिनियम में, एक भारतीय और एक अंग्रेज। तो ये पॉइंट्स क्रिटिसिज्म या मूल्यांकन करते समय हमें नोट करना है। इंग्लैंड को फायदा हो रहा है या नहीं, भारतीयों को कैसे नियंत्रण में रखा जाए, इंग्लैंड और भारत को अधिनियम से लाभ या हानि क्या पहुंची, ये अब हमको पॉइंट्स में पढ़ना है। सुनिए, आप सुनते जाइए, आपको रियलाइज हो जाएगा। 1858 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसको दस्तावेज क्यों कहा गया, रिकॉर्ड क्यों कहा गया? क्योंकि ये इतिहास को बड़े तरीके से प्रभावित कर रहा है, इसका भारी इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण दस्तावेज क्योंकि लिखित रिकॉर्ड है। इसमें अनेक दोष थे, अतः इस अधिनियम की आलोचना की गई। इसके दोष किसके लिए दोष थे? भारतीयों के। इस अधिनियम से कोई ठोस परिवर्तन के स्थान पर नाममात्र परिवर्तन हुए। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित थे, सुनिए। पहला, भारत सचिव और उसके कार्यालय का खर्चा भारतीय राजस्व से लिया जाना पूर्णतः तर्कहीन था, क्योंकि भारत सचिव भी अन्य सचिवों की समान कैबिनेट स्तर का मंत्री होता था। अब अन्य सभी सचिवों का खर्चा ब्रिटिश राजस्व से वहन किया जाता था, तो भारत सचिव के मामले में ऐसा करना असंगत था। अतः भारतीय ने इस अधिनियम की आलोचना करी। भारतीयों ने ये कहा कि इंग्लैंड की सरकार में इतने सारे सचिव हैं, तो इस एक का खर्चा हमारे टैक्स से क्यों लिया जा रहा है, इसका भारतीयों ने विरोध किया। इस अधिनियम के द्वारा सेकंड पॉइंट है, प्रशासन में भारतीयों को भागीदार नहीं बनाया गया। तो भारतीयों की तरफ से भारतीय इसको भी दोष बता रहे हैं कि प्रशासन में हमारी भागीदारी नहीं। दोष क्यों कह रहे हैं भारतीय? जो सरकार जिस देश के लिए बनी है उसमें उस देश के लोग नहीं होंगे तो वो सरकार सही कैसे होगी? अगर वीआई बच्चों के हित के लिए कानून बन रहा है तो क्या उसमें वीआई को होना चाहिए या नहीं? वीआई होना, तुम्हारा हित तो वही समझेगा जिसको इस कष्ट को महसूस किया हो। या तो अपनी आदमी आंख बंद कर ले, आंख बंद करके काम करे, तब उसे पता चलेगा कि ये तकलीफ क्या होती है। कहावत है ना हिंदी में, जिसकी ना फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पर आई, है ना। जिस कष्ट को सहा नहीं उस कष्ट के बारे में आप कैसे अनुभव करें। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सचिव में अत्यधिक शक्तियां और अधिकार निहित थे। कह रहे हैं कि भारत सचिव को बहुत अधिकार दे दिए गए जिनका शीघ्र ही दुरुपयोग होने लगा। उसको इतनी सारी पावर्स दे दी गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि उस पद का जो अधिकारी था उन अधिकारों का दुरुपयोग करने लगा। इस कारण भारत सचिव तथा गवर्नर जनरलों में परस्पर झगड़े होने लगे। तो जो भारत सचिव इंग्लैंड में था और गवर्नर जनरल कहाँ था? भारत के अंदर। तो इनमें झगड़े होने लगे। जब पद का दुरुपयोग करेगा कोई आदमी, दुरुपयोग करेगा तो झगड़े तो होंगे ना। अगर सही रास्ते में चलेगा तो झगड़े नहीं होंगे। तो ये झगड़े होने लगे। उदाहरण के तौर पर उदाहरण भी दिया गया, लॉर्ड नॉर्थब्रूक और लॉर्ड सेल्सबरी, ये
एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और एक था गवर्नर जनरल इंडिया का। ऐसे ही लॉर्ड एलिंगटन और सर हेनरी फाउलर, ऐसे ही लॉर्ड मिंटो एवं मॉर्ले। मॉर्ले मिंटो सुधार नहीं है, जिसमें कि मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और एक गवर्नर जनरल था। तो आप इसमें से मॉर्ले मिंटो को याद कर लें, क्योंकि वो अधिनियम आप पढ़ेंगे। एक उदाहरण याद कर लेना मॉर्ले मिंटो का उदाहरण, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल में झगड़ा होने लगा। बस इतना सा याद रखना, ये नाम याद रहे तो रहे कि झगड़ा इसलिए होने लगा कि इंग्लैंड में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगा। फोर्थ पॉइंट है, इंग्लैंड की संसद भारत सचिव पर पूर्ण विश्वास करती थी और भारतीय मामलों में कोई रुचि नहीं लेती थी। जो इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट थी वो सचिव पे पूरा काम छोड़ दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे, और भारतीय मामलों में रुचि नहीं लेती थी। उल्लेखनीय है कि भारत के विषय में इंग्लैंड की संसद में कभी लंबी बहस नहीं हुई तथा भारत के बजट संबंधी वार्षिक बैठक होती थी, तब अधिकांश कुर्सियां संसद में खाली रहती थी। तो भारत पे उन्होंने नियंत्रण तो कर लिया, कब्जा तो कर लिया, लेकिन पार्लियामेंट में भारतीय मामलों में डिस्कशन नहीं होता था। बेटा, प्रजातंत्र, इंग्लैंड मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहलाता है, लोकतंत्र की जननी कहलाता है, लेकिन लोकतंत्र की जननी दूसरे देश के साथ अत्याचार कर रही है। ये सही है गलत? गलत है। तो जो गलत कर रही थी उस पर वो डिस्कशन नहीं कराती थी, गलत बात को छुपाती थी। तो भारतीय मामलों में इंग्लैंड की संसद में डिस्कशन नहीं हुआ, ये बात याद करने लायक है। इस प्रकार यह अधिनियम इससे कोई ना तो कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, इससे भारतीयों को लाभ नहीं हुआ। क्लियर? ये जो पॉइंट्स पढ़े ये बता रहे हैं कि भारतीयों को लाभ नहीं हुआ। अब आ रहा है 1858 के अधिनियम का महत्व, इसके पॉइंट्स समझिए। पहला है, भारत में दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हुई। दोहरे प्रशासन क्या था कि जो दोहरा प्रशासन प्लासी के युद्ध के बाद था, 1757 में प्लासी का युद्ध, तो इंग्लिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी भी शासन करती थी और जो भारतीय राज जो था उसका शासक भी, तो वो खत्म होकर सीधा नियंत्रण अब इंग्लैंड के हाथ। दूसरा पॉइंट है, भारतीय विषय ब्रिटिश संसद में बहस के स्पष्ट मुद्दे बन गए। पहले जो था कि ब्रिटिश संसद में पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता, अब पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगा। 1858 के बाद पार्लियामेंट में डिस्कशन होने लगा। थर्ड पॉइंट, भारतीय सचिव और उसकी परिषद की स्थापना किए जाने से भारतीय प्रशासन की सुचारुता में वृद्धि हुई। जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना और उसकी काउंसिल बनी, उससे जो है अच्छे ढंग से भारत का काम होने लगा। अच्छे ढंग से किसके लिए होने लगा? अच्छे ढंग से इंग्लैंड के लिए, हमारे लिए नहीं। भारत का प्रशासन अच्छा चला तो फायदा किसको हुआ? भारत का नुकसान बढ़ा या घटा? भारत का नुकसान बढ़ा। तो भारत का नुकसान बढ़ा तो ये अधिनियम भारतीयों के लिए नुकसानदेह या फलदायक है, लाभकारी? नुकसानदेह। क्लियर? तो स्पष्ट हो रहा है कि नियंत्रण बढ़ा के वो अपना फायदा बढ़ा रहे और हमारा नुकसान बढ़ा रहे। तो मूल्यांकन में बोलना है उनका फायदा बढ़ जाएगा और हमारा नुकसान जितना हो रहा था उससे और ज्यादा हो जाएगा और लिखित तौर पे हो जाएगा और सुचारू ढंग से हो जाएगा। अब तक जो बिना कहे एक्सप्लॉयटेशन था वो लिखित होने लगा। क्लियर? आपको अपने शब्दों में बढ़ा बढ़ा के लिखना है। आप इसमें लंबे आंसर नहीं लिख पाएंगे, ये मुझसे निश्चित समझ लें। ये कठिन है, जितना याद करोगे उसमें 4-5 लाइनें ही बढ़ा पाओ। इसको कोई भी आदमी कहानी नहीं बना पाएगा और फालतू कहानी बनाओगे तो नंबर नहीं मिलने वाला। छोटा रहे आंसर, सही रहे। इतने पॉइंट समझ में आए? और फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट है, भारतीय रियासतों व ब्रिटिश सरकार के संबंधों में मधुरता आई क्योंकि उन्हें अब अपने राज छीनने का भय नहीं था। जो भारत में छोटे छोटे शासक थे ना, उनका संबंध ब्रिटिश सरकार से अच्छा हो गया क्योंकि अब जबरदस्ती उन पर कब्जा नहीं होता। अब कब्जा करने की जगह सीधे लूटते थे। इतना टैक्स चाहिए उनको, तो चाहिए था पैसा।
पैसा या तो वो अपनी सेना वहां बैठा के करेंगे या सेना नहीं बिठाएंगे, तुम अपने आप से दे दो। तो कह रहे हैं संबंध अच्छे हो गए। ये तो मेरे ख्याल से ब्रिटिश इतिहासकार ही कह सकता है, भारतीय तो नहीं कहेगा। भारतीय तो ये कहेगा लूट जो थी वो ओपन डिक्लेयर्ड लूट हो गई। हाँ या ना? पहले बिना लिखित थी, अब लिख के लूट रहे, सरेआम लूट रहे और लूटते रहे 47 तक। करे कि नहीं करे? और अगर उस समय वैसे हालात ना होते, सुभाष चंद्र बोस सेना में विद्रोह ना कराते और गांधी जी इतने अनशन ना कराते, तब भी ना जाते बेटा, कई सौ साल और रहते। सही या गलत? ईस्ट इंडिया कंपनी का अत्याचारी शासन समाप्त होने से भारतीयों में इस आशा का संचार हुआ कि अब स्थिति सुधरेगी। अब ये पॉइंट लिखा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ तो भारतीयों में ये आशा जगी कि शायद स्थिति सुधरेगी। लेकिन ये बताओ, स्थिति सुधरी या बिगड़ी? स्थिति नहीं सुधरी। स्थिति सुधरी किसके लिए? भारतीयों में आशा आई, लेकिन उनकी आशा पूरी स्थिति उनके लिए सुधरी, उनका कंट्रोल बढ़ा, हमारा नुकसान बढ़ता गया। क्या आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो आपको ये पॉइंट्स खाली याद करने हैं और फिर एक एक पॉइंट को देख के उसके बारे में डिटेल लिखते जाना। जैसे हम आंसर्स लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे, पहले पॉइंट्स लिखते थे, फिर पहले पॉइंट्स लिख दिए, फिर उनको देखते के उनका पैराग्राफ वाइज विवरण करते थे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पॉइंट लिख के एक साथ उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, पहले पॉइंट्स लिख दीजिएगा फिर पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन। क्लियर? बस स्टॉप कर दीजिए।